Hi everyone. So last three classes was about equity valuation, absolute valuation model, right? तो अपना CFA लेवल 1 का इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल के अंदर में एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल चल रहा था लास्ट थ्री क्लासेस से, जिसको अपने एकदम डिटेल लेवल में हर एक चीज को समझे विद रिस्पेक्ट टू ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ सम्स, क्या क्या हो सकता है अंडर द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, FCF वगैरह क्या होता है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी एंड ऑल, वो सब सारा पोर्शन अपना कवर हो चुका हुआ है। रिमेनिंग पोर्शन क्या क्या है अभी भी इस चैप्टर में कवर करने के लिए, फर्स्ट इज अबाउट द रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, जो आज अपने करने वाले। रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन व्हाट इज दैट। तो ये अपना आज का डिस्कशन रहने वाला है। दैट इज पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। फिर पार्ट नंबर 3 जो एक छोटा सा डिस्कशन है इज अबाउट द डिविडेंड्स को लेके, राइट। तो पार्ट नंबर 3 विल बी डिविडेंड्स, जो अपने उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर में मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस करेंगे। आज अपने डिस्कस करने वाले ऑन द रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, इंटरप्राइज वैल्यू एंड द एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल। ये तीन चीज अपने डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। लेट्स स्टार्ट विथ रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। रिलेटिव मींस यू आर कंपेयरिंग, ठीक है, कंपैरिजन विथ रिस्पेक्ट टू पीयर्स। कोई तुम कंपेयर कर रहा है अपना सब्जेक्ट कंपनी जिसका अपने को वैल्यूएशन फाइंड आउट करना है, एंड किससे कंपेयर कर रहा है, कोई पीयर कंपनी से कंपेयर कर रहा है। कंपेयर सब्जेक्ट कंपनी विथ पीयर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को वैल्यूएशन फाइंड आउट करना है ऑफ इन्फोसिस, मेरे को फाइंड आउट करना है किसका वैल्यूएशन, इन्फोसिस का। तो वन ऑफ द मेथड कैन बी कि लेट्स प्रोजेक्ट द डिविडेंड्स, जो अपने एब्सोल्यूट वैल्यूएशन के अंदर में कर रहे थे। लेट्स प्रोजेक्ट द डिविडेंड, और उसको क्या करें, आज के दिन डिस्काउंट कर ले, वी विल गेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इन्फोसिस, देन वी विल कंपेयर विद द प्राइस एंड वी विल टेक अ कॉल whether the stock is ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और फेयरली वैल्यूड। ये वाला डिस्कशन नहीं है। सेकेंड वाला चीज है कि यार इन्फोसिस को कंपेयर करना है पीयर कंपनी के साथ, पीयर कंपनी, तभी आएगा रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। पीयर्स कैन बी से TCS, कैन बी विप्रो, कैन बी से HCL टेक एंड सो ऑन। IT इंडेक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूएशन। यार इन्फोसिस का जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पीयर्स, वो कितना है, वो कैसा है, हाईली वैल्यूड है, मतलब ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, नाम से देखो ना, रिलेटिव मेजर कर रहा है। सो इट विल नॉट बी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, कि खुद का कंपैरिजन तुम खुद से नहीं कर रहे, यू आर कंपेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, ठीक है। अब जब बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, वी विल कैलकुलेट समथिंग नोन एज प्राइस मल्टीपल। क्या कैलकुलेट करेंगे अपने यहाँ पे, प्राइस मल्टीपल्स कैलकुलेट करेंगे। प्राइस मल्टीपल मतलब क्या हो गया, प्राइस डिवाइडेड बाई फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द कंपनी, फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। प्राइस मल्टीपल विल बी प्राइस डिवाइडेड बाई व्हाट, fundamentals of the company, right? This fundamentals are actually the value drivers. These fundamentals are actually nothing but the value drivers of the company, जो कि actually value derive करता है कंपनी के अंदर में। These fundamentals can be say earnings, या value drivers क्या हो सकता है, earnings हो सकता है, sales हो सकता है, cash flow हो सकता है, ठीक है। All this actually what derives the value in the company. हाँ, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्राइस मल्टीपल्स, जो अलग अलग प्राइस मल्टीपल्स एज पर ऑथर जो अपने स्पेसिफिक रहने वाले हैं यहाँ पे, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस मल्टीपल्स। फर्स्ट विल बी योर, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स। क्या बोला, प्राइस टू अर्निंग्स। प्राइस लेना है मेरे को पर शेयर, डिवाइडेड बाई व्हाट, EPS। EPS अर्निंग प्राइस पर शेयर, तो प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई व्हाट, अर्निंग पर शेयर। और आई कैन टेक मार्केट कैप, आई कैन टेक मार्केट कैप डिवाइडेड बाई व्हाट, नेट इनकम। ये भी ले सकता हूँ, एक ही बात है। समझ में आया? मार्केट कैप क्या होता है, प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। नेट इनकम क्या होता है, EPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप और डाउन में कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट फाइनली व्हाट, प्राइस डिवाइडेड बाई EPS। नेक्स्ट फंडामेंटल और नेक्स्ट प्राइस मल्टीपल कैन बी योर प्राइस टू सेल्स। क्या बोला, प्राइस टू सेल्स रेशियो, जहां पे लेंगे अपने प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई व्हाट, सेल्स पर शेयर। नेक्स्ट कैन बी PB रेशियो, नेक्स्ट कैन बी PB रेशियो। PB रेशियो क्या हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू। दिस कैन बी प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय व्हाट, बुक वैल्यू पर शेयर।
बुक वैल्यू मतलब क्या हो गया? नेटवर्थ। बुक वैल्यू इज नथिंग बट नेट वर्थ। नेटवर्थ मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी होल्डर्स के लिए, बिकॉज न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं अपन? प्राइस। नीचे क्या? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू फॉर इक्विटी नेटवर्थ विच इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो अपने को क्या मिल जाएगा? बुक वैल्यू पर शेयर। देन वी कैन हैव प्राइस टू कैश फ्लो। देन वी कैन हैव प्राइस टू कैश फ्लो। दिस इज योर प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सीएफओ जो अपने बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑप्स पर शेयर। बट ऑब्वियसली कैश फ्लो में और भी वैरायटी हो सकता है, बिकॉज एफसीएफई भी हो सकता है। एफसीएफई फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, एफसीएफई इज ऑल्सो अ कैश फ्लो, राइट? एफसीएफई जो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन में लास्ट अपने कैलकुलेट कर रहे थे, एफसीएफई। तो प्राइस मल्टीपल मतलब क्या हो गया? प्राइस डिवाइडेड बाई व्हाट? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स आर नथिंग बट द वैल्यू ड्राइवर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट प्राइस मल्टीपल्स, इट कैन बी पीई रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, पीबी रेशियो एंड प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। ये अपना अलग अलग प्राइस मल्टीपल्स। अपने को क्या करना? अपना प्राइस मल्टीपल विच इज इन माई एग्जाम्पल इन्फोसिस, मेरे को कंपेयर करना अपना पीई विथ टीसीएस एंड विप्रो का, एंड विल हैव टू कमेंट वेदर आवर कंपनी इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। अपना कंपनी जो है सब इन्फोसिस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। मान लीजिए पीई रेशियो आ रहा है आपका इन्फोसिस का 12 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स, एंड जो टीसीएस का आ रहा है विच इज से 13 टाइम्स, इन्फोसिस का 12 एंड टीसीएस का 13। तो वैसे अपेरेंटली देख के क्या लग रहा है आपको? प्राइस टू अर्निंग्स क्या है? इन्फोसिस का कम है, राइट? इट्स 12 टाइम्स, राइट? द स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट? अंडर वैल्यू। बट ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारा इफ एंड बट है। वी कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली कंपेयर पी रेशियो और उसके बाद स्टॉक को बाई और सेल कर ले, प्लीज ऐसा नहीं है, बिकॉज वी हैव टू चेक एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। वन ऑफ द पैरामीटर्स कैन बी पी रेशियो, वन ऑफ द पैरामीटर्स कैन बी व्हाट? पी रेशियो। तो क्या बोला? इन्फोसिस का पी रेशियो 12 टाइम्स एंड टीसीएस का व्हाट? 13 टाइम्स। जब मैंने बोला 12 टाइम्स और 13 टाइम्स, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? PE, if I am telling you 12 times, what do we mean by this? It means यार $1 of earning के लिए, as the shareholder how much I am ready to pay? $12। अगर मैनेजमेंट ऑफ द इन्फोसिस अर्न करता है ना $1, उसके लिए आप कितना पे करने के लिए रेडी हो? यू आर रेडी टू पे $12। मतलब $1 के बदले कितना? 12 गुना $12, 12 टाइम्स, इसलिए बोल रहा हूँ 12 टाइम्स। क्यों इतना ज्यादा क्यों देने के लिए रेडी है तुम? बिकॉज आपको लग रहा है कंपनी क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कि यार $1 अर्निंग के लिए, 1 यूनिट ऑफ अर्निंग के लिए यू आर रेडी टू पे 12 टाइम्स, राइट? कोई कंपनी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो हो सकता है 40-50 टाइम्स। एंड एक्चुअली प्राइस है क्या? दिस इज बेस्ड ऑन मार्केट सेंटिमेंट्स। प्राइस इज नथिंग बट द मार्केट सेंटिमेंट्स। मतलब प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रहा है? कोई भी स्टॉक प्राइस डिटरमाइन कैसे हो रहा है? बेसिस ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई फोर्सेस। बेसिस ऑन व्हाट? एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन हो रहा है। एंड ऑल्सो प्राइस कंसिस्ट ऑफ योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। यार फ्यूचर में कैसा होने वाला है कंपनी के साथ, वो प्राइस के अंदर में आज ही इनकॉर्पोरेट हो जाता है। प्राइस इनकॉर्पोरेट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड और व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो अगर प्राइस टू अर्निंग ज्यादा है, इसका मतलब दी स्टॉक को देख के क्या लग रहा है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस हो सकता है बेटर, और इसीलिए आज 1 यूनिट ऑफ अर्निंग के लिए इन्वेस्टर्स कितना देने के लिए रेडी है? 12 टाइम्स, 13 टाइम्स, 17 टाइम्स, 18 टाइम्स, राइट? तो इंटरप्रिटेशन ऐसा ही होने वाला है कोई भी चीज का। प्राइस टू सेल्स, फॉर 1 यूनिट ऑफ सेल्स हाउ मच यू आर रेडी टू पे, फॉर 1 यूनिट ऑफ बुक वैल्यू हाउ मच यू आर रेडी टू पे, फॉर 1 यूनिट ऑफ कैश फ्लो हाउ मच यू आर रेडी टू पे। जितना ज्यादा पेमेंट करने के लिए आप रेडी हो, या जितना ज्यादा प्राइस ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर में, उतना स्टॉक क्या है? ओवर वैल्यूड। उतना क्या? ओवर वैल्यूड एज कंपेयर टू इट्स व्हाट? पीयर्स। एज कंपेयर टू इट्स व्हाट? पीयर्स। तो रिलेटिव प्राइस मल्टीपल्स। आई होप एकदम बेसिक लैंग्वेज समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि रिलेटिव कंपैरिजन, दो चीजों के बीच के कंपैरिजन करना है, राइट? नो, फॉर प्राइस मल्टीपल वी हैव मेथड ऑफ कंपैरेबल। क्या बोला? मेथड ऑफ कंपैरेबल्स। सर ये क्या हो गया मेथड ऑफ कंपैरेबल? दिस इज वन ऑफ द मेथड जो भी अपने बात कर रहे हैं, मेथड ऑफ कंपैरेबल, कि हाउ वी आर कंपेयरिंग आवर सब्जेक्ट कंपनी विद रिस्पेक्ट टू इट्स पीयर। मतलब
I want to compare subject company with peer companies. compare सब्जेक्ट कंपनी विथ पीयर कंपनी, ठीक है। तो तुम सब्जेक्ट कंपनी का प्राइस मल्टीपल कंपेयर कर रहे हो किसके साथ? पीयर कंपनी के साथ। अब पीयर कंपनी एक हो सकता है, बहुत हो सकता है। पीयर कंपनी कैन बी वन और इट कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस को, इन्फोसिस को आई एम कंपेयरिंग विद टीसीएस और आई एम कंपेयरिंग द प्राइस मल्टीपल ऑफ इन्फोसिस विथ प्राइस मल्टीपल ऑफ टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो एंड सो ऑन, राइट। तो मेरे को यहाँ पे बहुत सारा अगर पीयर कंपनी हुआ तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं क्या करूँ? तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक द एवरेज और मीडियन। आई कैन टेक व्हाट? एवरेज और मीडियन। क्या चीज का? पीयर कंपनीज का प्राइस मल्टीपल। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कंपेयर द सब्जेक्ट कंपनी विथ एवरेज और मीडियन ऑफ प्राइस कंपनीज का, पीयर कंपनीज का प्राइस मल्टीपल, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे, इन्फोसिस को कंपेयर करूंगा मैं, इन्फोसिस को कंपेयर करूंगा विथ प्राइस मल्टीपल ऑफ टीसीएस, दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, और प्राइस मल्टीपल ऑफ पीयर, जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया एंड सो ऑन, राइट। अब ये प्राइस मल्टीपल कैसे लो? प्राइस मल्टीपल लेने का क्या तरीका हुआ? या तो आप एवरेज ले लीजिए, टीसीएस विप्रो, जैसे मान लीजिए टीसीएस का आ रहा है 12 टाइम्स, विप्रो का आ रहा है 7 टाइम्स, एचसीएल टेक का आ रहा है से 6 टाइम। तो क्या करूं मैं, इसका एवरेज लूं या मीडियन लूं? एवरेज लूं या मीडियन लूं? तो आप क्यूएम में से जानते हो, राइट। क्यूएम में इफ देयर आर आउटलायर्स तो अपने क्या प्रेफर करेंगे? मीडियन। और अगर आउटलायर्स नहीं है तो अपने क्या प्रेफर करेंगे? एवरेज, राइट। अगर आउटलायर्स है तो वी विल प्रेफर व्हाट? मीडियन ऑफ द प्राइस मल्टीपल। इफ देयर आर नो आउटलायर्स वी विल प्रेफर व्हाट? तो प्राइस मल्टीपल ऑफ पीयर कंपनी का, तो अपने को क्या लेना है? इसका एवरेज और व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक प्राइस मल्टीपल ऑफ आईटी इंडेक्स। इन्फोसिस कौन सी इंडस्ट्री में? आईटी टेक में। तो उसका क्या करें? प्राइस मल्टीपल ले लेते हैं। प्राइस मल्टीपल कैन बी पीई, पीबी, पीएस और प्राइस टू कैश फ्लो, जो भी आप इवेलुएट कर रहे हो उसका। तो आपको क्या करना है? आईटी इंडेक्स का प्राइस मल्टीपल कैन टेक, और यू कैन टेक प्राइस मल्टीपल ऑफ इंडेक्स निफ्टी, प्राइस मल्टीपल ऑफ निफ्टी, so that you can compare इन्फोसिस का प्राइस मल्टीपल वर्सेस जो भी मेरा पीयर कंपनीज है, और जो मेरा आईटी इंडेक्स है या जो निफ्टी है उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे रिलेटिव वैल्यूएशन कर रहा है ना, तुम दूसरे चीजों से कंपेयर कर रहा है। अगर तुम दूसरे चीजों से कंपेयर कर रहा है जो कि अपने यहाँ पे कर रहे थे, इसको अपने बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, क्रॉस सेक्शन। इफ यू आर कंपेयरिंग द सब्जेक्ट कंपनी विच इज माई इन्फोसिस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द पास्ट प्राइस मल्टीपल। तुम इन्फोसिस का आज प्राइस मल्टीपल कंपेयर कर रहा है, क्या देखते हैं ना लास्ट 5 ईयर्स में प्राइस मल्टीपल क्या था इन्फोसिस का, एंड आज के दिन प्राइस मल्टीपल क्या चल रहा है। उन दोनों को अगर तुम कंपेयर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज। टाइम सीरीज मतलब यू आर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर सेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू योर पास्ट परफॉर्मेंस, हाउ यू आर परफॉर्म टुडे एज कंपेयर टू पास्ट में तुम कैसा परफॉर्म। तो इन्फोसिस का यू आर कंपेयरिंग द प्राइस मल्टीप्लायर एज ऑन टुडे, इस साल का, एज कंपेयर टू पास्ट हिस्टोरिकल डेटा। तो पास्ट का भी एवरेज या मीडियन लेंगे, पास्ट डेटा का भी एवरेज और मीडियन लेंगे, और आज प्राइस मल्टीपल से क्या करेंगे? कंपेयर। एंड वी शुड बी एबल टू कंक्लूड कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। अरे ऐसे भी आज screener.in पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा सारा डेटा यार, कि पी अभी क्या चल रहा है, लास्ट 4-5 ईयर्स का क्या चल रहा है। तो आप कंपेयर करते हो ना कि यार पी आज का क्या है और पास्ट का क्या, उसके हिसाब से यू कंक्लूड स्टॉक को बाई करे कि नहीं, प्राइस ज्यादा चल रहा है या प्राइस कम चल रहा है। तो बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, प्राइस मल्टीपल ऑफ पास्ट। So this is actually time series analysis। तो क्या किया अपने, अपना जो सब्जेक्ट कंपनी इन्फोसिस उसको अपने कंपेयर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी पीयर कंपनीज और विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इटसेल्फ। इट कैन बी क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और इट कैन बी व्हाट? टाइम सीरीज
एनालिसिस। क्यों ऐसा, क्यों किए ऐसा? बिकॉज देर इज अ लॉ ऑफ वन प्राइस। लॉ ऑफ वन प्राइस, लॉ ऑफ वन प्राइस क्या बोलता है? इफ टू थिंग्स are expected to have the same cash flows in the future, the price of that two things should be what? Same. मतलब सर अगर दो एसेट क्लास अपने को फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आने वाला है ना, से आफ्टर 1 ईयर सेम कैश फ्लो आएगा, फ्यूचर में सेम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आ रहा है आज के दिन, उसका प्राइस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? देयर विल बी एन आर्बिट्रेज। क्यों? अंडर वैल्यूड चीज को क्या करेंगे? बाई। ओवर वैल्यूड चीज को क्या करेंगे? सेल। अंडर वैल्यूड चीज को करेंगे बाई, ओवर वैल्यूड चीज को क्या करेंगे? सेल। एंड वी विल प्रे दैट द प्राइस विल कन्वर्ज, और उसके बाद फ्यूचर में क्या हो जाएगा अपने को? वो पक्का कैश फ्लो जो आने वाला है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो आने वाला है, मिलेगा। राइट? तो क्या बोला? इफ टू थिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन द फ्यूचर, द प्राइस ऑफ दैट टू एसेट क्लासेस शुड बी सेम एज ऑफ टुडे, अदरवाइज देयर विल बी एन आर्बिट्रेज। अंडर वैल्यू चीज को अपने करेंगे बाई, ओवर वैल्यू चीज को क्या करेंगे? खासकर डेरिवेटिव में ये वाला लाइन जो है, लॉ ऑफ वन प्राइस, बहुत काम का आएगा, और वहां पे ये चीज प्रूव भी होता है कि लॉ ऑफ वन प्राइस का मतलब क्या है, हाउ कैन वी प्रूव। यार दो चीज का देखो, अगर फ्यूचर कैश फ्लो सेम है और अगर आज के दिन उसका प्राइस सेम नहीं है, तो आप यू कैन एंजॉय व्हाट? आर्बिट्रेज। आप आर्बिट्रेज बेनिफिट ले सकते हो। मेथड ऑफ कंपेरेबल्स वी हैव लॉ ऑफ वन प्राइस। लॉ ऑफ वन प्राइस क्या बोलता है? इफ टू एसेट क्लास और टू स्टॉक have same expected future cash flows, their price as on today, आज के दिन, should be what? should be आज के दिन प्राइस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी एन आर्बिट्रेज। राइट? रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल में सबसे पहले अपने बात किए सब्जेक्ट कंपनी, यहाँ पे प्राइस मल्टीपल्स आपको बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस मल्टीपल्स क्या क्या हो सकता है। उसके बाद वी स्पोक अबाउट दी मेथड ऑफ कंपेरेबल्स। मेथड ऑफ कंपेरेबल के अंदर में दो पॉइंट। सबसे पहला, अपने सब्जेक्ट कंपनी को प्राइस मल्टीपल ऑफ द पीयर कंपनी का मीडियन या एवरेज के साथ अपने कंपेयर कर रहे हैं, या इंडेक्स या निफ्टी इंडेक्स वगैरह के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या खुद के साथ कंपेयर कर रहे हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड और क्रॉस सेक्शन। एक चीज में ध्यान रखिएगा, जो क्रॉस सेक्शन एनालिसिस आप करोगे, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस करोगे मतलब इन्फोसिस को यू आर कंपेयरिंग विद टीसीएस एंड विप्रो, जो टाइम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब इफ यू आर टेकिंग इन्फोसिस का लास्ट ईयर का प्राइस मल्टीपल, तो टीसीएस का भी उस पीरियड का ही प्राइस मल्टीपल लेना। ऐसा नहीं हो कि लास्ट ईयर इन्फोसिस का 1 ईयर का प्राइस मल्टीपल ले रहे हो और टीसीएस का कोई दूसरे टाइम पीरियड का ले रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। टाइम पीरियड शुड बी व्हाट? सेम इन केस ऑफ क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। उसके बाद क्या बात की है? लॉ ऑफ वन प्राइस। ये दो चीज का अगर सर फ्यूचर में कैश फ्लो सेम आएगा तो आज के दिन उसका प्राइस क्या होना चाहिए? सेम, अदरवाइज क्या होगा? आर्बिट्रेज बेनिफिट। क्या मिलेगा आपको? आर्बिट्रेज बेनिफिट मिलेगा। राइट? चलिए अब एक बार थोड़ा सा एक सेकेंड। मेथड ऑफ कंपेरेबल में it's important you should be able to understand here if you are talking about comparing the two companies, it's important that you should keep in mind यार अगर आप इन्फोसिस को टीसीएस विप्रो वगैरह के साथ कंपेयर कर रहे हो, सबसे पहला जो बेंचमार्क है मेरा, व्हाट इज माय बेंचमार्क हियर? व्हाट इज माय बेंचमार्क प्राइस मल्टीपल टीसीएस विप्रो? मेरा बेंचमार्क है ना, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट कंपनी इन्फोसिस है, आई एम कंपेयरिंग विथ माय बेंचमार्क। बेंचमार्क यहाँ पे टीसीएस विप्रो है। मान लो अगर टीसीएस विप्रो ओवर वैल्यूड है, क्या बोला? टीसीएस विप्रो ओवर वैल्यूड है, मतलब जो होना चाहिए उससे ज्यादा दाम चल रहा है। इफ आई कंपेयर विथ माई सेल्फ विद दी ओवर वैल्यूड, तो अपना भी तो रॉन्ग आने वाला कंपैरिजन। सोचिए आप इस चीज को कि अगर अपने गलत चीज के साथ कंपेयर करते हैं, इफ यू आर कंपेयरिंग विद अ ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड प्राइस मल्टीपल, so you will conclude that your price multiple is also overvalued or undervalued। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है यार कि जिस चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, अदरवाइज अपना भी जो रिकमेंडेशन होगा अपना स्टॉक के बारे में वो भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सिंपल सा चीज, दोनों चीज शुड बी कंपेरेबल, प्राइस मल्टीपल एंड वर्सेस सब्जेक्ट कंपनी। Second, the fundamentals of the subject company and the price and the peer company should be what? Same। जो fundamentals of the company होता है ना, जैसे sales, earnings, growth वगैरह, वो भी क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। Because if the fundamentals of the both companies are different,
ऑब्वियसली आप रॉन्ग कंपैरिजन कर रहे हो, ऑब्वियसली आप रॉन्ग कंपैरिजन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप को स्मॉल कैप से हाउ कैन यू कंपेयर, लार्ज कैप स्टॉक को हाउ कैन यू कंपेयर विद द स्मॉल कैप स्टॉक्स, राइट? तो फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी व्हाट शुड, तो मेथड ऑफ कंपेरेबल्स में दो चीज और मैंने बोला। एक चीज बोला कि सर सबसे पहला जो मेरा प्राइस मल्टीपल्स है सब्जेक्ट कंपनी का वो सही होना चाहिए, अदरवाइज अगर मैं अपना कंपैरिजन उनके साथ करूंगा तो मेरा भी जो मैं कमेंट करूंगा ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, दैट विल बी रॉन्ग। और सेकंड क्या बोला कि जो फंडामेंटल्स ऑफ द कंपेरेबल कंपनी एंड द सब्जेक्ट कंपनी व्हाट शुड बी सिमिलर, अदरवाइज वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग कंपैरिजन हो जाएगा। नाउ गोइंग बैक टू द डिफरेंट प्राइस मल्टीपल्स, पीई पीबी, प्राइस टू सेल्स रेशियो। सुनना, सबसे पहला प्राइस टू अर्निंग्स, व्हाट इज द रैशनल ऑफ यूजिंग प्राइस टू अर्निंग्स, क्यों यूज किया जाता है? सबसे पहला बहुत पॉपुलर है प्राइस टू अर्निंग्स, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सेकंड, जो प्राइस टू अर्निंग्स वर्सेस रिक्वायर्ड रिटर्न में देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस टू अर्निंग्स वर्सेस रिक्वायर्ड रिटर्न में देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब तुम सोचो अगर प्राइस टू अर्निंग्स अभी हाई है, क्या बोला, प्राइस टू अर्निंग्स हाई है, मतलब जो जो शेयर ट्रेड कर रहा है आज के दिन वो ज्यादा दाम पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर वो ज्यादा दाम पे ट्रेड कर रहा है फ्यूचर में एज पर द मीन रिवर्जन प्रॉपर्टी, एज पर द मीन रिवर्जन प्रॉपर्टी की यार कोई चीज अगर ज्यादा दाम पे कर रहा है तो फ्यूचर में उसका प्राइस नीचे आएगा, मीन रिवर्ट करेगा, अपने एवरेज की तरफ आएगा। कोई चीज अगर सस्ता चल रहा है तो अपने मीन की तरफ जाएगा, मतलब इट विल गो अप। तो मैंने क्या बोला, अगर पी ज्यादा है तो फ्यूचर में क्या होगा, मीन रिवर्जन की तरफ आएगा, तो क्या होगा, मीन रिवर्जन की तरफ आएगा, मतलब प्राइस कम होगा, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी व्हाट लो, क्योंकि आपने क्या किया, आज स्टॉक हाई प्राइस पे बाई कर लिया तो फ्यूचर में आपका रिटर्न क्या होगा, कम। तो रिक्वायर्ड रिटर्न एंड पीई में क्या बोला, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट? उल्टा, अगर पीई आज के दिन कम है, प्राइस टू अर्निंग कम है, अपने एवरेज की तरफ जाएगा, अपने एवरेज की तरफ जाएगा, मतलब प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी व्हाट लो। अगर रिक्वायर्ड रिटर्न कम है तो प्राइस टू अर्निंग्स विल व्हाट इंक्रीज। डोंट वरी, अभी ये सब चीज को लेके मैं मैथ्स में लेके बात करूंगा, रिक्वायर्ड रिटर्न और प्राइस मल्टीपल में, बट आप लॉजिकली एक बार सोचने का ट्राई करिए कि सर अगर मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक हाई है, मेरा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है ना अगर स्टॉक में ज्यादा होता है तो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे सेटिस्फाई हो, हाउ शुड आई गेट हायर रिक्वायर्ड रिटर्न इफ आई पे लेस टुडे। अगर मैं आज कम पे करूं तभी मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न हाई होगा, मतलब मेरे को फ्यूचर में रिटर्न ज्यादा मिलेगा। उल्टा देखो, उल्टा बात कर रहा हूँ कि रिक्वायर्ड रिटर्न हाई है, प्राइस टू अर्निंग कम है, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट योर हायर रिक्वायर्ड रिटर्न। उल्टा कि सर मेरा अगर रिक्वायर्ड रिटर्न कम है उस स्टॉक से, इफ माई रिक्वायर्ड रिटर्न इज लेस, इफ आई बाई दी स्टॉक एट अ हायर प्राइस, तो अल्टीमेटली रिक्वायर्ड रिटर्न क्या हो जाएगा, कम, राइट? बिकॉज इफ यू आर बाइंग द स्टॉक एट हायर प्राइस, द रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी। तो क्या बोला, व्हाट इज द रैशनल फॉर यूजिंग द प्राइस टू अर्निंग, सबसे पहला सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सेकंड, जो प्राइस मल्टीपल है एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न में देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। बट व्हाट इज द लिमिटेशन, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग पीई, क्या लिमिटेशन है पीई का? कैन अर्निंग्स भी नेगेटिव, अर्निंग्स क्या है यहाँ पे, नेट इनकम, अर्निंग्स इज एक्चुअली व्हाट, नेट इनकम। क्या नेट इनकम नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल। और अगर नेट इनकम नेगेटिव है तो पीई कैन नॉट बी यूज्ड, बिकॉज पीई देखो अगर नेगेटिव है तो प्राइस नेगेटिव हो जाएगा ना, पीई। अगर अर्निंग्स नेगेटिव है, इफ दिस इज नेगेटिव मींस द एंटायर पीई इज नेगेटिव, बट पीई कैन नॉट बी नेगेटिव। प्राइस नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, प्राइस मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो, कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ऑल्सो अर्निंग्स जीरो अगर हो गया तो पी क्या हो गया, p divided by 0 is actually what, not defined, मतलब up to infinity, so p cannot be negative or it cannot be what, zero, it has to be what, positive. So one of the limitation or one of the drawback of the PE is what, is our earnings can be what, negative. Second, our earnings volatile, earnings volatile होता है, कभी high कभी low, कभी high कभी low, it's kind of cyclical firms like automobile manufacturers, real estate। आपने देखे कि जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है लाइक कोविड टाइम्स एंड ऑल, तो जो ऑटोमोबाइल का जो रिक्वायरमेंट हो जाता है, राइट, ऑटोमोबाइल मतलब फोर व्हीलर्स टू व्हीलर्स का रिक्वायरमेंट, रियल स्टेट का रिक्वायरमेंट गिरता है, और उसके बाद जैसे इकोनॉमी शूट अप किया, द रिक्वायरमेंट ऑफ द रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल्स हैज एक्चुअली व्हाट इंक्रीज। तो दिस इज एक्चुअली लाइक सिक्लिकल। तो जब इकोनॉमी में डाउन टर्न आएगा उस समय दी अर्निंग्स विल लो, एंड जब इकोनॉमी थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा, रिकवरी करेगा, तो अर्निंग्स विल बी व्हाट। तो इफ अर्निंग्स आर वोलेटाइल तो अर्निंग्स मतलब अगर अर्निंग्स वोलेटाइल है तो पीई भी क्या हो जाएगा, वोलेटाइल। तो दैट कैन बी द ड्रॉबैक ऑफ द अर्निंग्स। ऑल्सो अर्निंग्स अपने कैलकुलेट कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम द पीएनएल, फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोन टू व्हाट, एरर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रोन टू manipulation, it is also prone to accounting estimates, it is also prone to different accounting manipulation or different accounting standards,
कोई लिफो यूज कर रहा है, कोई फीफो यूज कर रहा है इन्वेंट्री के अंदर में, कोई यूएस गैप फॉलो कर रहा है, कोई आईएफआरएस फॉलो कर रहा है, कोई डिप्रिसिएशन मेथड एसएलएम फॉलो कर रहा है, कोई डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहा है। समझो चीज को, तो अलग अलग अकाउंटिंग यूज होगा तो ऑब्वियसली जो अर्निंग्स होगा दैट विल आल्सो बी व्हाट डिफरेंट। दैट कैन बी द ड्रॉबैक्स ऑफ द पी। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या बोला कि सर अर्निंग्स कैन बी नेगेटिव। सेकंड, अर्निंग्स कैन बी व्हाट साइक्लिकल। थर्ड, अर्निंग्स कैन बी व्हाट इट इज सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइस टू सेल्स। प्राइस टू सेल्स का अगर मैं बात करूं, व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ प्राइस टू सेल्स? सेल्स सेल्स आर लेस cyclical as compared to earnings. Yes, because earnings क्या आता है? सेल्स माइनस सारा खर्चा वगैरह माइनस करके। सेल्स क्या होता है, मतलब अर्निंग्स क्या होता है? सेल्स के बाद आप क्या लेते हो? खर्चा, ऑल दी एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करके। बट सेल्स तो सेल्स है। सेल्स कम मैनिपुलेटिव होता है एज कम्पेयर टू व्हाट, सेल्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू व्हाट अर्निंग। बिकॉज अर्निंग्स के लिए तो बीच में सारा खर्चा भी आ जाता है, बीच में सारा एक्सपेंडिचर भी आ जाता है। अर्निंग्स कैन बी नेगेटिव बट सेल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सेल्स थोड़ी नेगेटिव हो सकता है, ऐसा थोड़ी होगा कि लास्ट ईयर जो भी सेल्स किया उसका पूरा का पूरा रिटर्न आ जाएगा करंट ईयर में। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो सेल्स इज जनरली व्हाट पॉजिटिव, अर्निंग्स कैन बी व्हाट नेगेटिव। सेल्स आर लेस वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू व्हाट। बट व्हाट कैन बी द लिमिटेशन ऑफ प्राइस टू सेल्स? क्या लिमिटेशन हो सकता है? देखो, अर्निंग्स जो है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर कंसिडर करता है, मतलब खर्चा माइनस करके, इंटरेस्ट माइनस करके आता है। वेयर सेल्स डज नॉट कंसिडर द कॉस्ट स्ट्रक्चर। सेल्स जो है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर, लेवरेज कंसिडर नहीं करता है, इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करता, डेट कंसिडर। दैट कैन बी द लिमिटेशन ऑफ प्राइस टू सेल्स। थर्ड, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो का क्या एडवांटेज हो सकता है? सबसे पहला, अर्निंग्स बोला नेगेटिव, अर्निंग्स बोला नेगेटिव। बुक वैल्यू इज एक्चुअली अ बैलेंस शीट आइटम। बुक वैल्यू इज अ बैलेंस शीट आइटम विच इज योर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरली बुक वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, जनरली बैलेंस शीट आइटम है। अरे बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ तब से अभी तक बुक वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा until and unless कंपनी हैज अ सीरीज ऑफ लॉसेस इन दी पास्ट। पास्ट में अगर बहुत सारा लॉसेस है, देन ओनली योर बुक वैल्यू कैन बी व्हाट नेगेटिव, देन ओनली बुक वैल्यू कैन बी नेगेटिव, अदरवाइज बुक वैल्यू कैन नॉट बी। so that can be the advantage in case of PB. Also PB and required return में there is a inverse relationship। जो अपने PE में बात किए थे, यार PE में भी क्या बात किए थे कि जो required return और PE में क्या inverse relationship। Similarly PB also price to book value has a inverse relationship with the required return। और क्या बोला कि जो बुक वैल्यू वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑल्सो पीबी कैन बी यूज्ड इफ द कंपनी इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस मतलब कंपनी अगर लिक्विडेट हो रहा है, बंद हो रहा है, तो पीबी रेशियो जो बुक वैल्यू वो अपने यूज कर सकते हैं। बिकॉज बुक वैल्यू एक्चुअली क्या होता है? बैलेंस शीट कैरिंग वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपका एसेट और लायबिलिटीज क्या कर रहे हो, कैरी कर रहे हो। इफ द कंपनी इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस वी शुड यूज व्हाट पीबी रेशियो, वी शुड यूज व्हाट पीबी रेशियो। इफ द कंपनी इज हैविंग लिक्विड एसेट्स like investment companies, liquid assets, we can use what PV ratio, we can use what actually PV ratio, right? So this can be the rationale for using the PV ratio। But what can be the limitations of using the PV ratio? क्या limitations होता है हो सकता है PV ratio का? सोचो अगर intangible assets है, कंपनी के पास intangible assets like human capital, like what human capital, human capital का मतलब कि एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर में काम करेगा, फ्यूचर में कंपनी को उससे बेनिफिट होगा। अगर एम्प्लॉइज काम कर रहा है ऑब्वियसली कंपनी विल गेट बेनिफिट। तो जो फ्यूचर में एम्प्लॉइज से बेनिफिट होता उसका प्रेजेंट वैल्यू आज कंपनी अपने बुक्स में ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में शो कर रहा है। क्या बोला कि फ्यूचर में जो एम्प्लॉइज से काम करके कंपनी को बेनिफिट होगा वो तो फ्यूचर में होगा, उसका आज प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करके यू विल गेट व्हाट ह्यूमन कैपिटल। ये तो मैंने बहुत इजी टर्म्स में बता दिया कि उसका प्रेजेंट वैल्यू कर लो, बट डू यू थिंक प्रैक्टिकली इसका प्रेजेंट वैल्यू करना इतना इजी होगा? रिक्वायर्ड रिटर्न आप क्या लोगे, फ्यूचर में कितना एम्प्लॉयज रहेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन। सो अगर इनटेंजिबल एसेट्स है ऐसा कुछ तो उसका जो बुक वैल्यू होगा ना वो निकालना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। तो लिमिटेशन इन केस ऑफ बुक वैल्यू कैन बी व्हाट इफ द कंपनी इज हैविंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द बुक वैल्यू, राइट? ऑल्सो अगर दो कंपनी का मान लो अकाउंटिंग सिस्टम अलग अलग है, अकाउंटिंग सिस्टम अलग अलग है, कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पूरा का पूरा एक्सपेंस कर देता है, कोई कंपनी रिसर्च को कैपिटलाइज करता है, फिर डेवलपमेंट को एक्सपेंस, सॉरी रिसर्च को एक्सपेंस करता है, डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करता है, राइट? इफ टू कंपनीज आर हैविंग डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम, इन दैट सिनेरियो उसका बुक वैल्यू क्या आने वाला अलग अलग। इन दैट सिनेरियो ऑब्वियसली पीबी रेशियो इज आल्सो डिफिकल्ट टू। लास्ट, प्राइस टू कैश फ्लो।
प्राइस टू कैश फ्लो का बढ़िया बात क्या है यार, कैश फ्लोज क्या होता है, कम वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू अर्निंग्स। एज कंपेयर टू अर्निंग सेल्स से क्या होता है, कम वोलेटाइल। रीजन, कैश फ्लो इज एक्चुअली बेस्ड ऑन व्हाट, कैश बेसिस। अर्निंग्स वगैरह किस पे बेसिस होता है, अक्रूवल बेसिस पे। इस पे अक्रूवल पे, और जहाँ पे अक्रूवल बेसिस का बात आएगा वहां तो मैनेजमेंट कैन डू ऑल दोस अंडर अक्रूवल एंड ओवर अक्रूवल। मैं बोल रहा हूँ मैनेजमेंट करेगा नहीं, मैनेजमेंट कर सकता है ना ओवर अक्रूवल और अंडर अक्रूवल कोई भी चीज का। तो यस, इन दैट सिनेरियो जो अर्निंग्स वगैरह होगा वो ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा एज कम्पेयर टू व्हाट, कैश फ्लो। बिकॉज कैश फ्लो क्या होता है, कितना पैसा आया माइनस क्या, कितना पैसा गया, हाउ मच द कंपनी हैज गॉट एज अ इनफ्लो एंड हाउ मच देयर इज अ, राइट। तो ये सब के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज का भी बात कर लिया इन केस ऑफ पी, पीबी, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू अर्निंग्स। ओके, नाउ इफ यू थिंक, अगर कंपनी आज अगर डिविडेंड ज्यादा पे करता है, क्या बोला, अगर कंपनी आज डिविडेंड ज्यादा पे करता है, मतलब पे आउट रेशियो विल इज हाई। पे आउट रेशियो क्या होता है, डीपीएस बाई ईपीएस। पे आउट रेशियो इज डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई व्हाट, अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब फ्यूचर में हो सकता है ग्रोथ कम हो, फ्यूचर में क्या बोला, ग्रोथ कम हो, बिकॉज ग्रोथ इज एक्चुअली सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज एक्चुअली व्हाट, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। याद है फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी क्या होता है, रिटेंशन, आर क्या होता है, आरओई। बी इज एक्चुअली व्हाट, रिटेंशन, आर इज व्हाट एक्चुअली आरओई। तो क्या बोला सर, अगर कंपनी करंट ईयर में डिविडेंड ज्यादा पे कर रहा है, इसका मतलब रिटेंशन कम कर रहा है। रिटेंशन कम कर रहा है इसका मतलब क्या है, ग्रोथ का पॉसिबिलिटी विल बी व्हाट, लेस। हो सकता है फ्यूचर में डिविडेंड क्या मिले अपने को, कम मिले। आज अगर डिविडेंड ज्यादा पे कर रहा है कंपनी, तो कंपनी के पास जो री इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है वो कम, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करेगा कम, तो ऑब्वियसली ग्रो होने का पॉसिबिलिटी फ्यूचर में कम, एंड उसके वजह से द कंपनी में फ्यूचर डिविडेंड विल बी व्हाट, लेस, माइट बी। इसको अपने बोलते हैं डिविडेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्निंग्स। क्या, डिविडेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्निंग्स। इफ द करंट डिविडेंड पे आउट रेशियो इज हाई, इट विल डिस्प्लेस द अर्निंग्स इन द फ्यूचर, बिकॉज अर्निंग्स जो फ्यूचर में अर्निंग्स क्या होगा, गिरेगा, बिकॉज ऑफ द लोअर, बिकॉज ऑफ द लोअर, राइट। तो ये सब सारा चीज अपने डिस्कस किया इन केस ऑफ प्राइस मल्टीपल, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। सोचो अगर अपने पास प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, नॉट पब्लिक कंपनी, इन्फोसिस का नहीं, प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, से स्विगी का। स्विगी का कॉम्पिटिटर जो लिस्टेड है अभी कौन है, वो जोमेटो। जोमेटो क्या लिस्टेड है, ठीक है। स्विगी का आज प्राइस पता लग सकता है क्या, स्विगी क्या बोला, नॉट लिस्टेड, लिस्टेड नहीं है, क्योंकि स्विगी का प्राइस पता लग सकता है नहीं, बट जोमेटो का प्राइस पता है, हाँ सर पता है। तो क्या अपने जोमेटो के हेल्प से स्विगी का वैल्यूएशन कर सकते हैं क्या, जोमेटो के हेल्प से कैन वी डू दी स्विगी का वैल्यूएशन, दिस इज एक्चुअली व्हाट, रिलेटिव वैल्यूएशन। अरे स्विगी का इफ यू टेक फ्री कैश फ्लो एंड ऑल, यू विल बी एबल टू डिस्काउंट, तो वो तो अपने बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल। बट व्हाट अबाउट इफ आई एम कंपेयरिंग स्विगी का प्राइस मल्टीपल और फंडामेंटल्स ऑफ द स्विगी विथ जोमेटो, जोमेटो के हेल्प से मेरे को स्विगी का वैल्यूएशन निकालना है, कैसे निकालना है सोचिए। जोमेटो का क्या प्राइस मल्टीपल अपने को पता है, बिल्कुल पता है, से प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू अर्निंग्स जोमेटो का पता है, हाँ पता है। स्विगी का अर्निंग्स पता है, ईपीएस, हाँ पता है। अर्निंग्स, ऑल्दो देखो स्विगी लॉस पे है, बट मैं हाइपोथेटिकली एक कंपनी मान के चल रहा हूँ स्विगी, उसका क्या अर्निंग्स है, मान लिया पॉजिटिव है अर्निंग्स। अब मेरे पास स्विगी का अर्निंग्स है और जोमेटो का पीई है, प्राइस टू अर्निंग्स, बट मेरे को स्विगी का क्या पता लगाना है, अर्निंग्स। आई वांट टू सॉरी, आई वांट टू फाइंड आउट द प्राइस, कि क्या प्राइस होना चाहिए। तो लेट मी डू वन थिंग, आई विल टेक पीई ऑफ जोमेटो एंड आई विल मल्टीप्लाई बाई स्विगी का अर्निंग्स, अर्निंग्स ऑफ स्विगी। तुम देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये जोमेटो का है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, प्राइस टू अर्निंग्स इनटू अर्निंग्स, यू विल गेट व्हाट, प्राइस क्या चीज का, स्विगी का। प्राइस किसका, स्विगी का। तो तुम यहाँ पे क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन किया या रिलेटिव, रिलेटिव। यू हैव कंपेयर्ड द प्राइस, द अर्निंग्स ऑफ द स्विगी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस मल्टीप्लायर ऑफ जोमेटो, तो वहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, स्विगी का इंट्रिंसिक वैल्यू, कि क्या प्राइस होना चाहिए। ऑब्वियसली देखो इतना इजी नहीं है सब कुछ, जितना इजी कर रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर में बहुत सारा इफ एंड बट है, या लेवरेज रेशियो जोमेटो का क्या है, स्विगी का क्या है,
वो सब सारा चीज को अपने को देखते हुए देन यू कैन मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। प्लस अगर आपके पास लिस्टेड स्पेस में और भी स्टॉक्स है, जोमेटो है, से उबर ईट्स है, फूड पांडा जो बंद हो गया, इफ दोज आर आल्सो लिस्टेड, यू कैन टेक मीडियन और एवरेज प्राइस मल्टीप्लायर ऑफ ऑल दोस पीयर कंपनीज, और उसके बाद स्विगी का अर्निंग्स क्या करो, मल्टीप्लाई। आपको क्या मिल जाएगा? प्राइस ऑफ माई अनलिस्टेड कंपनी। इसको अपने क्या बोलते हैं? रिलेटिव वैल्यूएशन। इसको क्या बोलते हैं अपने? रिलेटिव वैल्यूएशन। पी रेशियो, पी रेशियो पे बहुत ज्यादा फोकस है यहाँ पे। यार पी रेशियो कितने टाइप का हो सकता है? पी रेशियो टू टाइप का। फर्स्ट इज योर लीडिंग पी रेशियो। लीडिंग मतलब फॉरकास्टेड, लीडिंग मतलब आगे का, फॉरकास्टेड, ठीक है। और अर्निंग्स में मैं ई वन लगा रहा हूँ, ई वन, याद है डी वन, एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर का। दैट इज वाई एम टेकिंग प्राइस बाई ई वन। नेक्स्ट कैन बी योर ट्रेलिंग, पीछे का ट्रेलिंग, हिस्टोरिकल प्राइस टू। इस बार ई के नीचे क्या लगाऊं, जीरो या वन? जीरो। ट्रेलिंग मतलब क्या? हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, ठीक है। लीडिंग पी रेशियो, ट्रेलिंग पी रेशियो। तो पी रेशियो क्या हो गया आपका? फोरकास्टेड सर आने वाला टाइम, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड पी, ट्रेलिंग हिस्टोरिकल पी। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई आर ई माइनस डी। पी जीरो इज इक्वल टू डी वन माइनस डी वन डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, अज्यूमिंग द मार्केट इज व्हाट? फेयर वैल्यूड। तो पी जीरो इज इक्वल टू आई वी जीरो। तो इंस्टेड ऑफ आई वी जीरो आई हैव रिटन व्हाट? पी जीरो। मैंने बोला कि अगर मान लीजिए मार्केट क्या फेयर वैल्यूड है, मतलब पी जीरो जो होगा इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होगा, इसलिए इंस्टेड ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू आई एम राइटिंग पी जीरो। अदरवाइज मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए था आई वी जीरो, बट आई एम राइटिंग व्हाट? पी जीरो। देखा, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन को कैन आई राइट ई वन इंटू पे आउट, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूँ ना? यस। डिविडेंड क्या होता है? अर्निंग्स जो कमा रहे हो आप नेक्स्ट ईयर में, जो एक्सपेक्टेड है, इनटू पे आउट रेशियो। तो क्या आता है आपका? डिविडेंड। और पी डिवाइडेड बाई ई वन को नीचे ला रहा हूं, इज इक्वल टू पे आउट डिवाइडेड बाई, देखो ये क्या? पी, पी डिवाइडेड बाई ई वन इज एक्चुअली व्हाट? लीडिंग पी। दिस इज एक्चुअली व्हाट? लीडिंग पी। तो आपको फाइनल फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा कि इन केस ऑफ लीडिंग पी, लीडिंग पी, द इक्वेशन इज पे आउट डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। पे आउट मतलब क्या हो गया कि यार इफ द कंपनी इज अर्निंग से $10, और उसमें से अगर $4 पे आउट कर रहा है, $4 डिविडेंड पे आउट कर रहा है, तो रेशियो क्या हो गया आपका? 40%, 0.4। ये हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रिटर्न विच विल बी इन परसेंटेज, जी विल ऑल्सो बी इन व्हाट? परसेंटेज। उससे क्या निकल जाएगा आपका? लीडिंग पी। ट्रेलिंग पी, ट्रेलिंग पी कैसे निकलेगा? पी जीरो इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, गॉर्डन ग्रोथ वाला। पी जीरो इज इक्वल टू डी वन को आई एम राइटिंग ई वन इंटू पे आउट, जो भी लिख रहा था यहाँ पे, डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। ई वन को कैन आई राइट ई जीरो इंटू वन प्लस जी, यस, इंटू पे आउट। ई जीरो को नीचे लें बिकॉज मेरे को क्या निकालना है? ट्रेलिंग। तो पी जीरो डिवाइडेड बाई ई जीरो इज इक्वल टू पे आउट इंटू वन प्लस जी डिवाइडेड बाई व्हाट? आर ई माइनस। ये क्या निकला आपका? लीडिंग पी रेशियो का फॉर्मूला। दिस वाज योर, सॉरी, ट्रेलिंग पी रेशियो का, ट्रेलिंग हिस्टोरिकल। तुम यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस करेगा, ये जो वाला पार्ट है, दिस वन, दिस पोर्शन एक्सक्लूडिंग वन प्लस जी, तो देखो दिस इज एक्चुअली योर लीडिंग पी, पे आउट डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी इज नथिंग बट द लीडिंग पी इंटू क्या? वन प्लस जी। तो ट्रेलिंग पे आउट रेशियो वो एक और फॉर्मूला है कि आप लीडिंग पे आउट रेशियो निकाल लीजिए, लीडिंग पे आउट रेशियो निकाल लीजिए, फिर क्या करो? वन प्लस ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर दो, वन प्लस ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर दो।
तो अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेलिंग पे आउट निकालने बोल रहा है, ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग्स निकालने बोल रहा है, व्हाट इज द बेस्ट, यू कैलकुलेट द लीडिंग पी विच इज योर पे आउट डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, और उसके बाद क्या करो, 1 प्लस ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। आपका क्या निकल जाएगा, ट्रेलिंग रेशियो। फैक्टर्स affecting P, factors affecting PE ratio, ठीक है। देखना, what are the factors which affect the PE ratio? PE अभी अपने निकाले थे लीडिंग P which is payout divided by RE minus G, payout divided by what, RE minus G। सबसे पहला फैक्टर जो इफेक्ट करेगा PE को, से RE, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, RE can be one of the factor, growth rate can be one of the factor, payout can be third factor, RE can be one of the factor, growth rate can be second factor, and third factor is the payout, because all these are actually what, inputs to calculate what, PE ratio। सबसे पहला RE and PE में क्या रिलेशनशिप, what is the relationship between RE and PE? अभी बात किए थे अपने, अगर RE इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, PE रेशियो इनवर्स रिलेशनशिप, RE अगर इंक्रीज होगा तो PE रेशियो गिरेगा, और RE अगर गिरेगा तो PE रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। PE रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। RE अगर इंक्रीज होगा तो PE रेशियो विल फॉल, और RE अगर गिरेगा तो PE रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होने वाला। एक ले लो, एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्लियर हो जाए आपको। से पे आउट रेशियो 0.4 है, RE 12% है, ग्रोथ रेट 5% है, PE निकालिए, व्हाट विल बी योर PE, लीडिंग PE 0.4 डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस 0.05, कितना आ रहा है, 0.4 पे आउट है डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस 0.05, हाउ मच इट इज कमिंग, 5.71, ठीक है। दिस इज केस 1, केस 2, ये सेम, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, RE से 14% कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रोथ 5%, वो सेम रहेगा, क्योंकि अपने को एक फैक्टर एक टाइम पे चेंज करना है, प्लीज ये मत करना सारा फैक्टर्स एक साथ चेंज कर दे, इट विल बी डिस्टर्बिंग टू फाइंड आउट कि यार कौन सा फैक्टर के कारण पी रेशियो चेंज हो रहा है, यू हैव टू चेंज वन फैक्टर एट अ टाइम, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। देखो मैंने पे आउट रेशियो सेम रखा, ग्रोथ रेट सेम रखा, सिर्फ आरई को इंक्रीज कर दिया, तो अभी क्या बात हुआ कि अगर आरई इंक्रीज होगा तो पी रेशियो गिरना चाहिए, तो देखिए गिर रहा है कि नहीं, तो पी रेशियो क्या होगा आपका 0.4 डिवाइडेड बाई 0.14 माइनस क्या 0.05, 0.14 माइनस 0.05, 4.44, 4.4, समझ में आया। देखो यहाँ पे जैसे आर इंक्रीज हुआ तो पी रेशियो क्या हो गया, गिर गया, राइट, यही चीज मैं बोल रहा था, इनवर्स रिलेशनशिप। अब अगर तुम 12 की जगह 10 लेता है, 12 की जगह अगर 10 लेता है तो पी रेशियो क्या होगा, इट विल इंक्रीज। तुम सोचो ना, डिनोमिनेटर में व्हाट इज द इम्पैक्ट, डिनोमिनेटर में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो ओवरऑल रेशियो क्या होता है, गिरता है, मैथ्स, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो क्या होता है, गिरता है, डिनोमिनेटर अगर कम होता है तो रेशियो क्या होता है, वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, एक एक फैक्टर को एक बार में ऐसा मत करना सर ग्रोथ रेट भी चेंज कर दे आरई भी चेंज कर दीजिए, डिफिकल्ट हो जाएगा वैसे। नेक्स्ट, ग्रोथ रेट अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो पी पे इम्पैक्ट इज डायरेक्ट, अगर ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है तो पी रेशियो विल इंक्रीज। सोचो अगर कोई कंपनी से अपने को ग्रोथ मिल रहा था 5%, अब अपने को लग रहा है कि यार कंपनी में ना ग्रोथ होगा 7-8% करके, क्या तुम उसके लिए ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी है कि नहीं, ऑब्वियसली इफ यू आर एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी का ग्रोथ रेट विल बी हायर इन द फ्यूचर, यू आर रेडी टू पे व्हाट, हायर प्राइस। वैसे भी तुम सोच सकते हैं लॉजिकली, या ग्रोथ रेट अगर कम होगा तो उसके लिए तुम क्या प्राइस कम देने के लिए रेडी है। और वैसे तुम यहाँ पे नंबर्स भी लेगा तो सेम तरीके से यू कैन कैलकुलेट ग्रोथ रेट, इस बार तुम देखना ग्रोथ रेट 5% मत लो, 5% से ज्यादा लो, 7%, तो 7% लेगा तो तुम देख रहे हैं यहाँ पे रेशियो गिरेगा, -0.12 -0.07 रेशियो विल डिक्लाइन, तो पी रेशियो विल व्हाट, इंक्रीज,
रेशियो क्या होगा ओवरऑल, गिरे इंक्रीज होगा ना। अगर ग्रोथ रेट हायर लूंगा मैं, इफ आई टेक हायर, तो 0.05 की जगह इफ आई टेक 0.07, एक बार लेके देख लो प्लीज। तो अगर कंफर्टेबल है और मैथ्स के अंदर में, तो प्लीज एक बार एक चेक करो ग्रोथ रेट। 0.4 पे आउट रेशियो, आर ई 12%, ग्रोथ रेट 7% ले लो, ग्रोथ रेट 7% ले लो, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस 0.07, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.05 आ रहा है ना 8। देखो यहाँ पे ग्रोथ रेट 5 लिया है, यहाँ पे क्या लिया 7। बाकी प्लीज सारा चीज को सेम रखना, ऐसा मत करना कि सर इसको भी चेंज कर दिए, ग्रोथ भी चेंज करे, फिर देखिए अरे तो फिर सारा चीज का फैक्टर्स आएगा ना, मतलब एवरीथिंग विल बी रिस्पॉन्सिबल। मेरे को ग्रोथ रिलेटेड चेक करना है कि ग्रोथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो पीई रेशियो इज व्हाट, डिनोमीटर कम हो रहा है ना, डिनोमीटर कम हो रहा है मतलब रेशियो क्या होगा। ओके, तो ये अपने दोनों फैक्टर्स ने देख लिया, आरई और ग्रोथ रेट। थर्ड, थर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू पे आउट। अब आप यहाँ पे देखो पे आउट रेशियो, पे आउट किस में, न्यूमरेटर में, पे आउट न्यूमरेटर में। तो अगर पे आउट रेशियो इंक्रीज करते हैं, पे आउट रेशियो इंक्रीज करते हैं, तो पी मन हो रहा होगा बढ़ेगा, बिकॉज न्यूमरेटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो पी मन हो रहा है बढ़ेगा। और पे आउट रेशियो अगर गिरेगा, पे आउट रेशियो गिरता है तो पी क्या होगा, डिक्लाइन, एकदम नॉर्मल। बट प्रॉब्लम है पे आउट के साथ, क्यों, अगर पे आउट इंक्रीज होता है, तो अभी बात कर रहे थे सर पी रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। बट व्हाट अबाउट ग्रोथ, जी क्या होता है, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, जी इज इक्वल टू वट, बी इंटू आर। बी क्या होता है, रिटेंशन, बी इज एक्चुअली व्हाट, रिटेंशन। अगर पे आउट रेशियो इंक्रीज होता है तो आइडियली पीई को बढ़ना चाहिए। इफ पे आउट इंक्रीजेस, आइडियली पी शैल राइज, ठीक है। नाउ ग्रोथ के लिए सोचो एक बार, ग्रोथ के लिए क्यों, क्योंकि पे आउट अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ग्रोथ भी तो इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ग्रोथ इज इक्वल टू व्हाट, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, राइट। तो अगर पे आउट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बी कम हो रहा है, रिटेंशन कम हो रहा है। रिटेंशन अगर कम हो रहा है, इसका मतलब जी विल फॉल, जी विल व्हाट, फॉल। अगर पे आउट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, बोला आइडियली पी विल राइज, बट ग्रोथ विल व्हाट, फॉल, बिकॉज रिटेंशन गिरेगा, कंपनी का ज्यादा पे कर रहा है तो रिटेंशन गिरेगा, तो रिटेंशन अगर गिरेगा तो ग्रोथ गिरेगा। और ग्रोथ में अभी जस्ट अपने देखे हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ग्रोथ गिरेगा मतलब पी क्या होगा, गिरेगा, पी क्या होगा, गिरेगा। तो पे आउट रेशियो के कारण देखो इट्स बिकमिंग कंफ्यूजिंग। पे आउट रेशियो का अगर बढ़ता है सर, तो पीई बढ़ना चाहिए, बट ग्रोथ के कारण पीई क्या होगा, गिरेगा। सर अभी आप बोल रहे थे कि एक फैक्टर एट अ एक पॉइंट ऑफ टाइम नीचे, बट आप ये देखो ना पे आउट जो है और ग्रोथ क्या इंटर रिलेटेड, दैट इज वाई आई हैव टू कंसिडर ग्रोथ यहाँ पे साथ में। अदरवाइज मेरा मन नहीं था ग्रोथ को लेने का, बट हाँ पे आउट रेशियो जैसे आप चेंज करोगे तो ग्रोथ भी आपका इंपैक्ट होगा ही। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो आप, क्यों, क्योंकि पे आउट रेशियो से पी बढ़ना चाहिए, ग्रोथ गिरने से पी गिरना चाहिए। तो फाइनली क्या होने वाला है, फाइनली पी रेशियो पे क्या इंपैक्ट होगा, क्या सर नेट नेट बढ़ेगा या नेट नेट गिरेगा, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड क्या चीज पे करता है, डिपेंड करता है आरओई के ऊपर, डिपेंड करता है क्या, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर में डिपेंड। देखिएगा केस वन, इफ आरओई इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रिटर्न, क्या बोला कि कंपनी अगर ज्यादा रिटर्न अर्न करके दे पा रहा है एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड रिटर्न बाय द शेयर होल्डर्स। अरे रिक्वायर्ड रिटर्न बाय द शेयर होल्डर्स वाज 10%, बट कंपनी अर्न करके दे पा रहा है 12% और 13%, 12-13% ज्यादा पे आउट, सॉरी रिटर्न दे पा रहा है। इन दैट सिनेरियो कंपनी को पे आउट ज्यादा करना चाहिए या कम। मैंने क्या बोला कि यार आपका रिक्वायर्ड रिटर्न एज अ शेयर होल्डर 10% था, कंपनी इज एबल टू गिव यू रिटर्न ऑफ 13-14%, तो कंपनी शेल पे आउट हायर और शेल पे आउट लेस, कम पे आउट करना चाहिए ना, बिकॉज आप शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़िया मैनेज कर पा रहे हो, यू आर एबल टू जनरेट हायर रिटर्न। तो अगर पे आउट रेशियो इन दैट सिनेरियो हायर रहता है, इफ पे आउट रेशियो हायर रहता है, पे आउट रेशियो अगर हायर रहता है तो गलत बात है ना, गलत बात है, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा रिटर्न अर्न कर रहे हो एज द मैनेजमेंट एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स, इफ योर पे आउट रेशियो इज हायर। अगर पे आउट रेशियो हायर है, इसका मतलब ग्रोथ क्या है, कम, ग्रोथ कम, देयरफॉर पी रेशियो विल फॉल।
पी रेशियो विल व्हाट फॉल। सोचो इस चीज को कि सर पे आउट रेशियो हाई तो पी हाई होना चाहिए, बट ग्रोथ कम होने के कारण पी गिरना चाहिए। नेट नेट क्या होना चाहिए? नेट नेट क्या होना चाहिए कि पे आउट के कारण इंक्रीज होने के कारण पी बढ़ना चाहिए, ग्रोथ के कारण गिरना चाहिए। नेट नेट क्या होना चाहिए? नेट नेट होना चाहिए पी रेशियो विल व्हाट फॉल। तो पी रेशियो यहाँ पे किसको रिस्पेक्ट दे रहा है, ग्रोथ को या पे आउट को? ग्रोथ। बिकॉज ग्रोथ अगर गिर रहा है तो पी रेशियो गिर रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज आप ज्यादा कमा के दे पा रहे हो एज अ मैनेजमेंट एज कम्पेयर टू दी शेयर होल्डर्स। तो ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है, तो वहां पे इफ यू आर इंक्रीजिंग दी पे आउट तो ग्रोथ क्या होगा? कम। और अगर ग्रोथ कम होगा तो पी रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पे आर ओ ई वर्सेज आर ई, आर ओ ई अगर ज्यादा है आर ई से तो ग्रोथ विल विन, ग्रोथ विल विन एंड पी रेशियो विल व्हाट? ग्रोथ विल मतलब कि ग्रोथ अगर कम होगा तो पी क्या होगा? कम होगा। मतलब पी जो है ग्रोथ का डायरेक्शन को फॉलो करेगा। उल्टा अगर पे आउट रेशियो कम है, पे आउट रेशियो कम है तो ग्रोथ ज्यादा है, तो पीई कहाँ पे जाएगा? ग्रोथ की तरफ। मतलब यहाँ पे पीई विल फॉलो ग्रोथ। मतलब जिस डायरेक्शन में पी, जिस डायरेक्शन में ग्रोथ होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? पीई होने वाला है। जिस डायरेक्शन में ग्रोथ होगा उसी डायरेक्शन में पीई। समझा? केस टू, इफ आर ओ ई इज लेस देन आर ई तो क्या करें? मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न बाय द शेयर होल्डर्स वाज 13%, कंपनी अर्न करके दे रहा है सिर्फ 10%। तो क्या करना चाहिए? कंपनी को पे आउट ज्यादा करना चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली ज्यादा करना चाहिए, बिकॉज आप एज अ शेयर एज अ मैनेजमेंट कम अर्न करके दे पा रहे हो। इफ यू गिव दैट मनी टू द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स माइट बी एबल टू जनरेट हायर रिटर्न। तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए? पे आउट ज्यादा करना चाहिए। मतलब पे आउट अगर बढ़ाता है तो ग्रोथ क्या होगा? कम। तो बढ़िया है फॉर दी शेयर होल्डर्स, तो पी रेशियो क्या बढ़ेगा? पी रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा। अगर कंपनी पे आउट ज्यादा कर रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बिकॉज जो मैनेजमेंट रिटर्न अर्न करके दे रहा है शेयर होल्डर्स को, दैट इज व्हाट एक्चुअली लेस। तो बेटर है पे आउट कर दो शेयर होल्डर्स को, वो लोग कहीं और लगा के दे विल बी एबल टू अर्न हायर वैल्यू। तो पी यहाँ पे किसके फेवर में रहेगा? पे आउट के फेवर में, राइट? यहाँ पे पी विल फॉलो पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो को फॉलो करेगा। केस थ्री, इफ आर ओ ई इज इक्वल टू आर ई, नो चेंज ऑन पी। पे आउट अगर बढ़ता है ग्रोथ कम होता है, पी मीन्स, तो सोचे ना न्यूमरेटर में एक चीज बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में एक चीज कम हो रहा है, राइट? तो पी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पी रेशियो। तो आर ई और आर ई का रिलेशनशिप इनवर्स है, ग्रोथ का क्या है? डायरेक्ट है, और पे आउट का डिपेंड करता है। पे आउट का डिपेंड करता है किस पे? आर ओ ई वर्सेज आर ई पे। आर ओ ई अगर आर ई से ज्यादा है तो ग्रोथ विल बी द विनिंग फैक्टर, अगर आर ओ ई लेस देन आर ई है तो पे आउट इज द विनिंग फैक्टर। जिस हिसाब से पे आउट इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में पी भी। चलिए अब यहाँ पे अपने क्विकली स्क्वाइजर में जाते हैं और देखते हैं अपना सम्स। एलओएस नंबर जे। तो ये सब सारा अपना बात हो चुका। पीई बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, पीई बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। A firm has an expected dividend payout ratio of 30%, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे आउट कि देगा पे आउट, जो भी अर्न कर रहा है उसमें से प्लान है कंपनी का 30%, एंड अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 13%, आर ई, an expected dividend growth rate of 6%, G 6%. Calculate the firm's fundamental or justified leading PE ratio. एक सेकेंड, आई थिंक मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज नहीं किया था। आई शुड हैव यूज्ड जस्टिफाइड। जस्टिफाइड, जस्टिफाइड मतलब क्या होता है? फंडामेंटल और शुड बी। जस्टिफाइड मतलब होता है फंडामेंटल या शुड बी, कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्राइस। ठीक है, जस्टिफाइड मतलब कि गिवन दी अर्निंग्स कंपनी किस प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए, शुड बी कि क्या दाम होना चाहिए। जस्टिफाइड और फंडामेंटल शुड बी। तो यहाँ पे पीई रेशियो और जस्टिफाइड पीई रेशियो कैन बी जस्टिफाइड लीडिंग पीई रेशियो एंड जस्टिफाइड ट्रेलिंग पीई रेशियो, कि कितना होना चाहिए।
अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट दी फर्म्स फंडामेंटल जस्टिफाइड लीडिंग पी रेशियो, इट्स वेरी इजी, काफी इजी है। जस्टिफाइड लीडिंग पी, तो कहना ही राइट, पी डिवाइडेड बाई E1, यस, लीडिंग है ना, फोरकास्टेड नेक्स्ट ईयर का। तो ये क्या होता है अपना पे आउट डिवाइडेड बाई व्हाट, आर ई माइनस जी। प्लीज वो डेरिवेशन जरूरत नहीं है आपको, ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पे आउट डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। व्हाट इज माई पे आउट ईयर, 0.3, रिक्वायर्ड रिटर्न 0.13, माइनस ग्रोथ रेट कितना 0.06, प्लीज कैलकुलेट। 4.29, 4.29 टाइम्स। नेक्स्ट, फंडामेंटल पीई रेशियो कंपैरिजन। Holt Industries makes decorative items. The following figures are for Holt and its industry. ठीक है, तो यहाँ पे Holt Industries और उसका इंडस्ट्री का एवरेज है कि ओवरऑल इंडस्ट्री का एवरेज क्या चल रहा है। रिमेंबर अपने भी कर रहे थे यार, टीसीएस विप्रो वगैरह का क्या एवरेज चल रहा है, या आईटी इंडेक्स एज ए इंडस्ट्री का क्या एवरेज चल रहा है, तो उसका डेटा लिया ये लोग। डिविडेंड पे आउट रेशियो हॉल्ट में 25 है, 25%, और इंडस्ट्री में कितना है 16, तो हॉल्ट में हाई है, हॉल्ट में हाई है। तो अगर मैं बाकी सारा फैक्टर्स को इग्नोर करूं, डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर ज्यादा होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा होता है, तो आइडियली पी रेशियो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। प्लीज इफ एंड बट लाना कि सर आरओई वर्सेस आरई एंड ऑल, बिकॉज देखो यहाँ पे और कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है, और कुछ डेटा नहीं दिया हुआ, आरओई वर्सेस आरई को लेकर कुछ बात नहीं किया हुआ, तो अपने यही मानेंगे कि यार अपना जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या, पी रेशियो इज व्हाट, इंक्रीजिंग। तो हॉल्ट इंडस्ट्रीज का 25% है, इंडस्ट्री में क्या 16% है। सेल्स ग्रोथ 7.5 एंड इंडस्ट्री का क्या 3.9, तो अपना इंडस्ट्री विच इज हॉल्ट का, हॉल्ट जो कंपनी है उसका ग्रोथ क्या है ज्यादा, तो अगर ग्रोथ ज्यादा इसका मतलब पी रेशियो क्या होना चाहिए ज्यादा, ग्रोथ एंड पी में डायरेक्ट रिलेशनशिप। टोटल डेट टू इक्विटी 113% हॉल्ट कंपनी का, और इंडस्ट्री का क्या कम चल रहा है 68%, इसका मतलब कंपनी क्या है यहाँ पे फाइनेंशियली रिस्की है, जो हॉल्ट कंपनी है वो ज्यादा फाइनेंशियली रिस्की है ना, 113% डेट टू इक्विटी चल रहा है, तो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न ज्यादा होगा। अरे कोई कंपनी अगर ज्यादा रिस्की होगा, उससे एज दी शेयर होल्डर्स आपका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा ज्यादा, एंड इफ योर रिक्वायर्ड रिटर्न इज हाई, इसका मतलब पी रेशियो विल बी व्हाट, लेस। पी रेशियो क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। पूरा विच ऑफ दिस फैक्टर्स सजेस्ट अ हायर फंडामेंटल पी रेशियो फॉर दी, पूरा किससे हायर फंडामेंटल पी रेशियो होना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो हायर है तो ज्यादा एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री, और ग्रोथ रेट भी हायर है तो फंडामेंटल रेशियो शेड बी व्हाट हाई, बट इसमें क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बिकॉज आर ई विल बी व्हाट हायर, तो पी रेशियो विल व्हाट शुड बी लेस। मल्टीपल्स बेस्ड ऑन कंपेरेबल valuation using comparable companies. The following figures are for Rini's Bakery. All figures except the stock price are in million. बोला कि सारा का सारा नंबर्स किस में, मिलियंस में, क्या चीज को छोड़ के, स्टॉक प्राइस पर शेयर बेसिस पे होगा। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी 2003, 2002, 2001, लास्ट 3 इयर्स का डेटा दिया हुआ है। शेयर होल्डर्स इक्विटी, नेट रेवेन्यू सब चीज मिलियंस में है, नेट इनकम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, स्टॉक प्राइस, शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कैलकुलेट रीनीज लैगिंग पीई, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू सेल्स, पीबी रेशियो। अपने को कैलकुलेट करना है रीनी का पी, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू सेल्स एंड पीबी रेशियो। जज वेदर द फर्म इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड यूजिंग द रेलिवेंट इंडस्ट्री एवरेजेस फॉर 2003 एंड द फर्म्स हिस्टोरिकल ट्रेंड। तो ये क्या देखो अपने को हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ है 2003 का, और अपने को रीनी का लैगिंग हिस्टोरिकल पीई पीबी, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो वगैरह कैलकुलेट करना है और इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना है, और बोलना है अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। चलिए करते हैं। सबसे पहला रीनी, जो अपना सब्जेक्ट कंपनी है यहाँ पे,
पहला कौन सा रेशियो है? पी। लेट्स कैलकुलेट पी रेशियो। तो अपने देखो प्राइस 2003 का डेटा रेफर करना है प्लीज। 2001 एंड 2002 पे डोंट फोकस, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर विद 2003 का इंडस्ट्री का डेटा। सो वी नीड 2003 का डेटा। तो प्राइस दिया हुआ है, प्राइस पर शेयर 11.4, स्टॉक प्राइस दिया हुआ है 11.4, और अर्निंग्स, अर्निंग्स कहाँ पे? यहाँ पे ये रहा 3.2, अर्निंग्स है यहाँ पे 3.2। तो 3.2 डिवाइडेड बाई व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, तो मेरा क्या निकल जाएगा? अर्निंग्स पर शेयर। चलो करो। नेट इनकम 3.2 डिवाइडेड बाई 4.476, दिस इज कमिंग 0.7149। इसको STO1 में सेव कर दो प्लीज, बिकॉज मेरे को क्या करना है? प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग्स। प्राइस दिया हुआ 11.4, 11.4 डिवाइडेड बाई RCL1, इट्स कमिंग 15.945, मतलब 15.95। तो पी निकल गया रिनी का 15.95 टाइम्स। नेक्स्ट, प्राइस टू कैश फ्लो, प्लीज खुद से कैलकुलेट करिए। प्राइस टू कैश फ्लो वैसे ही निकालना है आपको। प्राइस टू कैश फ्लो, तो देखो कैश फ्लो है यहाँ पे, यस 17.9, ये सब मिलियंस में है, डिवाइडेड बाई शेयर्स आउटस्टैंडिंग 4.476, तो 3.99 आ रहा है, विच इज अराउंड 4 टाइम्स। STO1 में सेव कर रहा हूँ। प्राइस 11.4 डिवाइडेड बाई RCL1 2.85 टाइम्स। नेक्स्ट, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू सेल्स, प्राइस है, सेल्स निकालो, सेल्स पर शेयर। टोटल रेवेन्यू 77.3 मिलियन, 77.3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स 17.269 आ रहा है। STO1 में सेव कर दो। प्राइस 11.4 डिवाइडेड बाई RCL1 0.66, 0.66। प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस है अपने पास 11.4, बुक वैल्यू टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी 55.6 डिवाइडेड बाई शेयर्स आउटस्टैंडिंग 4.476, 12.42 आ रहा है। STO1 में सेव। स्टॉक प्राइस 11.4 डिवाइडेड बाई RCL1 आ रहा है 0.917, मतलब 0.92, ठीक है। तो 55.6 डिवाइडेड बाई शेयर्स आउटस्टैंडिंग वाज 4.476, STO1 में सेव किया था 11.4 डिवाइडेड बाई RCL1 0.92, 917 आ रहा है, ओके। अब इंडस्ट्री का एवरेज देखो, इंडस्ट्री का 8.6, प्राइस टू कैश फ्लो इज 4.6, 1.4, PB इज 3.6, ठीक है। कमेंट, अपना स्टॉक ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड? अपना स्टॉक 15.95, इंडस्ट्री का 8.6, ओवर वैल्यूड अपना स्टॉक। अपने को अपना स्टॉक का वो बताना है, ओवर वैल्यूड। प्राइस टू कैश फ्लो, अपना कम है, सब्जेक्ट कंपनी का कम है, अंडर वैल्यूड। अपना कम है, अगेन इंडस्ट्री से, अंडर वैल्यूड। 0.92 इज लेस देन 3.6, अंडर वैल्यूड। ओवरऑल अपना स्टॉक को क्या बोलेंगे? अंडर वैल्यूड, बिकॉज आउट ऑफ 4 प्राइस मल्टीपल अपना स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यूड। यही बोला था आपको करने। जज वेदर द फर्म इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड यूजिंग द इंडस्ट्री रेलिवेंट डेटा, राइट। अच्छा, ये लोग लैगिंग बोला था ना यहाँ पे, सॉरी। 1 सेकेंड, लैगिंग वर्ड यूज किया ये लोग, लैगिंग, लैगिंग, गॉट इट। लैगिंग बोला तो मेरे को क्या करना चाहिए था एक्चुअली यहाँ पे? जो ये 2003 का आया हुआ ना, 2003 का, सिमिलरली वी शुड कैलकुलेट फॉर 2002 2001 लैगिंग, बिकॉज ये लोग क्या, देखो इंडस्ट्री का भी क्या लिया, एवरेज लिया है। यहाँ पे लिखा है ना, फर्म्स हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा 2003 का लैगिंग पूरा एवरेज लिया है। तो मेरे को भी क्या करना चाहिए, जो मेरा सब्जेक्ट कंपनी है ना, विच इज रेनी, तो वैसे 2003 का डेटा निकाला, 2002 का भी मैं लूंगा, 2001 का भी कैलकुलेट करूंगा, 2003 2002 2001 का। वो करने के बाद पी
प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू सेल्स, पीवी का एवरेज लूंगा, उसके बाद इंडस्ट्री से आई विल कंपेयर, उसके बाद इंडस्ट्री से कंपेयर। चलिए करता हूं मैं। पी प्राइस टू, नेक्स्ट क्या था, प्राइस टू कैश फ्लो। मुझे यहाँ पे लैगिंग वर्ड यूज किया है ना, तो आपको हिस्टोरिकल का एवरेज लेना है। प्राइस टू बुक, तो रेनी का जो मेरा सब्जेक्ट कंपनी है 2003 ने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए 15.95, 2.85, 0.66, 2002, 2001 का भी प्लीज कैलकुलेट करिए, प्लीज कैलकुलेट करिए एक बार सिमिलर फैशन में, सिमिलर फैशन में कैलकुलेट करिए। अपने को क्या करना है, 2002 के लिए वी हैव द प्राइस, अपने को निकालना है प्राइस टू अर्निंग्स। तो अर्निंग्स है अपने पास 1.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 1.1 डिवाइडेड बाई 3.994, STO1 में सेव कर रहा हूँ। प्राइस 14.4 डिवाइडेड बाई RCL1, 52.28.29 आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। फिर प्राइस टू कैश फ्लो, तो कैश फ्लो इज 15.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 3.994, फिर प्राइस 3.78, 3.78, प्राइस टू सेल्स। समझ गया कि कैसे करना है, सारा तीनों साल का एवरेज लेना है, तीनों साल का मेरे को पहले रेशियोज निकालना है। प्राइस टू सेल्स, सेल्स कितना है 73.6 डिवाइडेड बाई शेयर्स आउटस्टैंडिंग 3.994, 0.78। प्लीज मेरा कॉपी मत करना, खुद से कैलकुलेट करना, थोड़ा कैलकुलेटर का भी प्रैक्टिस होगा इससे। 2001 का नेट इनकम 0.4 डिवाइडेड बाई 3.823001, 12.05 डिवाइडेड बाई RCL1, 115.17, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, आउटलायर है। प्राइस टू कैश फ्लो 12.2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स 3.78, 0.758, 3.78। देन यू हैव प्राइस टू सेल्स, सेल्स कितना है यहाँ पे 70.8 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स 0.65, PB 52.6 divided by number of shares 0.875, मतलब 0.88, ठीक है। अब इसका एवरेज लीजिए एक बार, प्लस 115.17, ये दोनों तीनों चीज का एवरेज डिवाइडेड बाई 3, एवरेज लेना, हाँ, पी रेशियो का एवरेज 61.13, फिर प्राइस टू कैश फ्लो प्लस 3.78 प्लस 3.78 डिवाइडेड बाई 3, 3.47, प्राइस टू सेल्स प्लस 0.65 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज 0.70 आ रहा है। PB 0.92 plus 1.063 plus 0.88 divided by 3, 0.95, समझा।
तीनों चीज कैलकुलेट किया, सॉरी 3 इयर्स का कैलकुलेट किया, उसका क्या लिया एवरेज। अब मेरे पास इंडस्ट्री का एवरेज है, इंडस्ट्री का एवरेज है। आई हैव 8.6, 4.6, 8.6, 4.6, 1.4 एंड 3.6। चलो कमेंट करते हैं। इसके हिसाब से अपना ज्यादा आ रहा है, पी के हिसाब से ओवर वैल्यूड, यहाँ पे अंडर वैल्यूड, यहाँ भी अंडर वैल्यूड, यहाँ भी क्या अंडर वैल्यूड। कमेंट तो सेम है, इट जस्ट अबाउट द कैलकुलेशन। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा क्यों आ रहा है, बिकॉज इफ यू सी 2001 में देयर वाज आउटलायर 115, बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू लास्ट 2 इयर्स का। बिकॉज ऑफ दैट एवरेज क्या आ रहा है, ज्यादा। एवरेज क्या आ रहा है, ज्यादा। इसी तरीके से लोग भी किया होगा। देख लो, एवरेज निकाला ना ये लोग, 61.1, 3.4, 0.7। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे अपना रेसिडुअल इनकम जो है, ये एलओएस अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एलओएस इज अबाउट डिस्क्राइब द इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल्स दे आर यूज इन एस्टिमेटिंग द इक्विटी वैल्यू। पूरा इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल्स निकालिए और उसके बाद अपने कैसे उसको यूज करेंगे इक्विटी वैल्यू के लिए, वो बताइए। आपको याद होगा जब अपने रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल का एक ग्राफ बनवाया था आपको, आई थिंक फर्स्ट क्लास के अंदर में, ये रहा। प्राइस मल्टीपल, पी, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो, पीबी रेशियो, ये अपने कर लिए। इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल विच इज इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, एबिटा। इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, सेल्स। पूरा इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या होता है, हाउ कैन वी यूज इंटरप्राइज वैल्यू, कैसे यूज कर सकते हैं वैल्यूएशन के लिए। सबसे पहला, इंटरप्राइज वैल्यू इज एक्चुअली व्हाट, इंटरप्राइज वैल्यू is from the shareholders of both equity, debt and actually preference shareholders। सारा शेयर होल्डर्स के लिए इंटरप्राइज वैल्यू निकाल। तो इंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या बोला, इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये आपने वैल्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला, ओनली इक्विटी और फॉर ऑल शेयर होल्डर्स, फॉर ऑल शेयर होल्डर्स। बिकॉज देखो यहाँ पे आपने इक्विटी भी लिया, डेट भी लिया, प्रेफरेंस शेयर्स भी लिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी लिया, बट क्या किया, माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्यों माइनस किया, बिकॉज इंटरप्राइज वैल्यू इज थॉट फ्रॉम द एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो इंटरप्राइज वैल्यू निकलता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अपने कंपनी को एक्वायर करते हैं तो अपने को क्या पे करना पड़ेगा। तुम सोचो, देर इज टू कंपनी, कंपनी ए इज द एक्वायरर कंपनी, कंपनी बी इज द एक्वायरिंग कंपनी। इसको अगर तुम एक्वायर कर रहा है, कंपनी ए जो है कंपनी बी को एक्वायर कर रहा है, तो कंपनी बी का एसेट्स लायबिलिटीज लेगा, कंपनी बी का कैश भी लेगा, कंपनी बी का कैश भी लेगा, एसेट के अंदर में कैश भी आएगा। तो तुम एसेट्स लिया, लाइबिलिटीज पे किया, तो कैश आया, और कंपनी ए कैश पे कर रहा है बी को। कंपनी बी अगर एक्वायर कर रहा है कंपनी बी को, तो कुछ पे करना पड़ेगा ना, तो कैश पे करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक कंपनी बी से मेरे को 40 करोड़ आ रहा है और कंपनी ए बी को 100 करोड़ दे रहा है, तो नेट नेट में कंपनी बी को कितना दे रहा है, 60। आप 100 दोगे, 40 लोगे, तो नेट क्या, 60। तो बेटर है कैश हटा देते और बोलते सर डायरेक्टली 60 देते हैं ना। क्यों कंफ्यूज करते हैं कि 100 दो, 100 लो, 40 दो, लेट्स टेक 60। यहाँ पे इसलिए अपने क्या कर रहा है, माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यार कैश हटा दो तो नेट में बताओ कितना वैल्यू बचे, ये करो, ठीक है। इसलिए अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को यहाँ पे रिमूव करते हैं। हाँ, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग इंटरप्राइज वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करने का सेंस क्यों है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू इसलिए कैलकुलेट करता है बिकॉज अपने यहाँ पे इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस सारा चीज ले लेते हैं। मानो दो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है, टू कंपनीज आर हैविंग डिफरेंट डेट इक्विटी रेशियो, डिफरेंट इक्विटी स्ट्रक्चर, डिफरेंट डेट स्ट्रक्चर। मतलब कंपनी ए का इक्विटीज 60%, कंपनी ए का डेट कितना बचेगा, 40। कंपनी ए का अगर इक्विटी 60 है, मैं बोल रहा हूँ, मान लो प्रेफरेंस छोड़ देते हैं एक बार, डेट कितना, 40। कंपनी बी का इक्विटी इज 70, डेट कितना है, 30। डेट कितना है, 30। देखो मैंने दोनों कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग कर दिया,
फर्स्ट कंपनी में इक्विटी बोला 60% और बी में कितना बोला 70%। तो ये दोनों को कंपेयर करोगे अगर इक्विटी वैल्यू, तो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर इज व्हाट डिफरेंट। बट इफ यू कैलकुलेट इंटरप्राइज वैल्यू इट मेक सेंस, बिकॉज दोनों के लिए अपने क्या ले रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर में वी आर टेकिंग व्हाट बोथ इक्विटी एंड डेट, बोथ इक्विटी एंड डेट, अज्यूमिंग प्रेफरेंस शेयर जीरो है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो है, क्योंकि एक्चुअली ऑथर भी यहाँ पे यही अज्यूम किया, प्रेफरेंस शेयर्स और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ज्यादा कैलकुलेशन नहीं डाला है वो। ठीक है, मान के चलते सर कि अगर दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है दो कंपनीज का, वहां पे वी कैन कैलकुलेट व्हाट इंट्रिंसिक वैल्यू, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू टेक्स द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट ओनली इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो enterprise value is calculated if two companies are having different capital structure, right? के बाद अपने एक्चुअली मल्टीप्लायर क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, इंटरप्राइज वैल्यू बाई एबिटा या इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स, और नहीं लिखना चाहिए था, कॉमन लिखता हूँ, इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा एंड इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स। इंटरप्राइज वैल्यू सबके लिए, एबिटा इज ऑल्सो सबके लिए फाइन, बिकॉज यू हैव नॉट डिडक्टेड द इंटरेस्ट। एबिटा तो सबके लिए होता है ना, इक्विटी के लिए भी होता है, डेट के लिए भी होता है, प्रेफरेंस के लिए भी होता है, बिकॉज आपने इंटरेस्ट अभी तक माइनस नहीं किया। इंटरप्राइज वैल्यू भी क्या होता है, सबके लिए। इट मेक्स कंपैरिजन, न्यूमरेटर भी सबके लिए, डिनोमिनेटर भी सबके लिए। इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स, ये भी मेक सेंस, इंटरप्राइज वैल्यू सबके लिए, सेल्स भी सबके लिए, राइट। अपने एबिडा क्यों ले रहे हैं, बिकॉज सर एबिडा इज बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, यूनिट बिलोंग्स टू ऑल दी शेयर होल्डर्स। तो एबिडा को अपने क्या यहाँ पे कैश फ्लो मेजर ले सकते हैं ना, कैन वी टेक एबिडा एज अ कैश फ्लो मेजर, क्या एबिडा को कैश फ्लो ले ले? व्हाट अबाउट चेंज इन दी वर्किंग कैपिटल, व्हाट अबाउट चेंज इन फिक्स्ड कैपिटल? याद है एफसीएफई में अपने क्या ले रहे थे, नेट इनकम ले रहे थे प्लस नॉन कैश चार्जेस ले रहे थे, बट फिक्स्ड कैपिटल वगैरह माइनस नहीं किए थे, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह माइनस नहीं किए, वर्किंग कैपिटल वगैरह माइनस नहीं किए। तो एबिडा को आप डायरेक्टली कैश फ्लो मेजर नहीं ले सकते हो, यू कैन नॉट टेक एबिडा एज द कैश फ्लो मेजर, बिकॉज यहाँ पे आप देखो नॉन कैश एक्सपेंस एडजस्ट नहीं हुआ है, डिप्रिसिएशन ऐड हुआ है, नॉन कैश रेवेन्यू, नॉन कैश रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, अक्रूवल। नॉन कैश रेवेन्यू इज एक्चुअली व्हाट, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कि सर जो पैसा मेरे को मिला ही नहीं, कैश में मेरे पास रेवेन्यू नहीं आया, वो भी तो एबिडा के अंदर में सेल्स में इंक्लूडेड है ना, बिकॉज अपना अकाउंटिंग मेजर कैसे होता है, व्हाट अकाउंटिंग मेजर डज वी फॉलो, अकाउंटिंग पॉलिसीज अक्रूवल, एबिडा इज नॉट एडजस्टिंग दी नॉन कैश रेवेन्यू एंड दी नॉन कैश एक्सपेंडिचर, अपने माइनस थोड़ी कर रहे हैं यार, अपने नॉन कैश रेवेन्यू नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस थोड़ी कर रहे हैं, इसके अंदर तो एडेड है ना डेट, जो अपना डिप्रिसिएशन है दैट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, सेल्स इज एक्चुअली बेस्ड ऑन, तो एबिडा जो है वो बेसिकली डज नॉट कंसिडर दी नॉन कैश रेवेन्यू, बट इट डज नॉट एडजस्ट दी नॉन कैश रेवेन्यू एंड दी नॉन कैश एक्सपेंडिचर, राइट। तो ईवी टू एबिडा, ईवी टू एबिडा रेशियो या ईवी टू सेल्स रेशियो, तो कैलकुलेशन यहाँ पे काफी इजी होने वाला है। इंटरप्राइज वैल्यू निकालेंगे, एबिडा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा निकालेंगे, इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा अपने निकालने। अगर सोचो अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी का निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू, और अपने पास इंटरप्राइज वैल्यू दिया हुआ है, इंटरप्राइज वैल्यू दिया हुआ है, ये आप कैलकुलेट करोगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी का कैसे निकालेंगे, इक्विटी का, तो अगर अपने को इंटरप्राइज वैल्यू दिया हुआ है, इंटरप्राइज वैल्यू के अंदर में तो सर डेट भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया, ठीक है, अज्यूमिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह जीरो, तो क्या करें, इक्विटी के लिए निकालना है, तो इंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या करो आप, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस करो, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माइनस करो, क्या बन जाएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो हो सकता है आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने बोले विद द हेल्प ऑफ इंटरप्राइज वैल्यू, तो इंटरप्राइज वैल्यू तो सबके लिए, तो उसमें से डेट हटा देते और प्रेफरेंस शेयर्स हटा देते, तो बचेगा क्या, इक्विटी होल्डर्स के लिए बचेगा क्या, इक्विटी के लिए। नाउ अगर मेरे को सम्स में मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बाई चांस
सम्स में अगर अपने को मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो क्या कैसे करें? आप बुक वैल्यू ले लो। क्या ले लो? बुक वैल्यू, अज्यूमिंग मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? बुक। दैट इज द बेस्ट केस। सर अगर अपने को मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो अपने क्या करें? बुक वैल्यू लीजिए। बुक वैल्यू इज नथिंग बट दी कैरिंग वैल्यू इन दी बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में वैल्यू चल रहा है। तो इक्विटी के लिए तो ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट डेट? डेट का मार्केट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी कैलकुलेट डेट? देखो डेट तो अपने को बुक वैल्यू दिया हुआ रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में, बट अगर अपने को मार्केट वैल्यू जो लेना है इंटरप्राइज वैल्यू में, वो कैसे निकालें मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट? तो देयर इज समथिंग नोन एज मैट्रिक्स प्राइसिंग। फिक्स्ड इनकम के अंदर में मैट्रिक्स प्राइसिंग कोई कोई का किया हुआ होगा, हो सकता है कोई का नहीं किया हुआ होगा। मैट्रिक्स प्राइसिंग क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन डेट, कोई कंपनी है दूसरा कंपनी, उसका अगर डेट ट्रेड कर रहा है मार्केट में, डेट लिस्टेड है, फिर उसका जो मार्केट वैल्यू होगा, अपना जो कंपनी का मार्केट वैल्यू होगा, so उसका अपने मार्केट वैल्यू क्या ले लेंगे? अपने कंपनी के ले लेंगे। अज्यूमिंग कंपनी का क्रेडिट रेटिंग वगैरह क्या है, अज्यूमिंग दोनों कंपनी का क्रेडिट रेटिंग क्या है, मतलब पर अपना जो सब्जेक्ट कंपनी है जिसका हमने वैल्यू फाइंड आउट करे, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर आवर सब्जेक्ट कंपनी, we will take the market value of some peer company with respect to certain adjustment that we will do in the matrix pricing। उसके हेल्प से अपने क्या मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। काफी इजी है इंटरप्राइज वैल्यू। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेटिंग इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा मल्टीपल। बुढ़ा कैलकुलेट करिए इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा मल्टीपल। Daniel Incorporation is a manufacturer of small refrigerators and other appliances. The following figures are from Daniel's most recent financial statement, except for the market value of long-term debt, which has been estimated from the financial market data। बुरा कि बाकी का डेटा आपको मिल जाएगा एक्सेप्ट व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। स्टॉक प्राइस दिया हुआ है 40, शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 2 लाख, तो 40 इंटू 2 लाख मल्टीप्लाई करेगा तो अपने को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा, इसको अपने क्या बोलते हैं? मार्केट कैप, which is the number of shares into share price। मार्केट वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट दिया आपको 6 लाख, बुक वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट दिया 9 लाख, अपने क्या लेंगे? 6 लाख लेंगे। लॉन्ग टर्म डेट का बुक वैल्यू कोई सेंस नहीं है। बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट दिया 21 लाख। अच्छा बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट दिया है, उसमें से बोल रहा है लॉन्ग टर्म डेट 9 लाख है। अरे टोटल डेट में 21 लाख का लॉन्ग टर्म डेट 9 लाख है, तो शॉर्ट टर्म डेट कितना है? 21 - 9 विच विल बी हाउ मच? 12 लाख। 12 लाख इज योर शॉर्ट टर्म डेट। 12 लाख इज योर बुक वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म डेट। पर मार्केट वैल्यू नहीं पता है शॉर्ट टर्म डेट का, तो क्या करें? जो मार्केट वैल्यू नहीं पता, दैट यू हैव टू टेक व्हाट? बुक वैल्यू। यू हैव टू टेक व्हाट? बुक वैल्यू। कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2,50,000, इसको क्या करना है? माइनस। एबिडा दिया हुआ 10 लाख, कैलकुलेट ईवी टू एबिडा मल्टीपल। चलिए कैलकुलेट करते हैं। मार्केट वैल्यू, सॉरी, enterprise value is the market value of equity, which will be 2 lakh into 40। कितना आ रहा है ये? 80 lakhs। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट डायरेक्टली दिया हुआ है आपको 6 लाख। दिस इज एक्चुअली व्हाट? लॉन्ग टर्म डेट। प्लस मेरे को करना है शॉर्ट टर्म डेट का मार्केट वैल्यू, बट शॉर्ट टर्म डेट का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। बुक वैल्यू अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? देखो बुक वैल्यू टोटल डेट है, टोटल मतलब लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म मिला के। आउट ऑफ दैट लॉन्ग टर्म इज 9 लाख, तो शॉर्ट टर्म डेट कितना बचा? 12 लाख। 21 लाख माइनस वट? 9 लाख, 12 लाख। दिस इज एक्चुअली बुक वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म डेट। प्रेफरेंशियल्स कुछ नहीं बोला है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ नहीं बोला है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया है 2,50,000। इंटरप्राइज वैल्यू
95,50,000. 95,50,000 is the enterprise value. EBITDA is given. EBITDA अपने को डायरेक्टली दिया हुआ था सम्स में 10 लाख. Therefore, EV to EBITDA क्या हो जाएगा? You have to just 95,50,000 divided by what? 10 lakh. 9.55 times. 9.55 times. Right? Okay. LOS number M is about asset based valuation. ये अपना बचा हुआ है asset based valuation, छोटा सा LOS है. फिर लास्ट में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ वैल्यूएशन, जो कि अपने किए भी है रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल के अंदर भी. रिमेंबर प्राइस टू कैश फ्लो वगैरह, प्राइस टू सेल्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज है. यहाँ पे ओवरऑल एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहा ऑफ द डिफरेंट वैल्यूएशन मॉडल्स. ये अपना 2 LOS बचा हुआ है. उसके बाद एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ अबाउट द डिविडेंड, जो कि आई थिंक LOS नंबर सी और LOS नंबर डी है. अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में वी विल कवर दिस लास्ट पार्ट, और उसके बाद जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो डिविडेंड वाला पोर्शन है वो वाला कवर करके विल बी एबल टू कंक्लूड दिस चैप्टर. और फिर ये लास्ट का 5 क्वेश्चंस भी है ये अपने लास्ट क्लास के अंदर में करके वी शुड बी एबल टू कंप्लीट द चैप्टर. थैंक यू गाइस.